Good morning, students. Today we will discuss about some problems जो स्टूडेंट्स ने पूछी है। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि सर ये क्वेश्चंस बता दीजिए। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 सभी के पास मैंने फोटो सेंड कर रखा है एक्सरसाइज 4.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer, the total fare as rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग जो ये क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए, यानी कि तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि मैं स्क्रीन पे नहीं लिख रहा हूँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरी स्क्रीन फिलअप हो जाएगी, तो इसमें क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बोल दिया। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन चेक कर दें। तो कह रहा है कि एक टैक्सी है, एक सिटी के अंदर टैक्सी, उसका जो फेयर बोलते हैं किराया, उसका जो किराया है वो 8 रुपये है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी अगर कोई बंदा 1 किलोमीटर जाता है तो उसे 8 रुपये देने पड़ेंगे, यानी किराए के रूप में उसको 8 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद किलोमीटर्स वो डिस्टेंस तय करेगा इन किलोमीटर्स, तो 5 रुपये प्रति किलोमीटर यानी 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से वो देगा। यानी कि अगर एक आदमी 2 किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में वो पहले किलोमीटर के 8 रुपये देगा। ठीक है, प्लस दूसरे किलोमीटर कितने देगा, 5 रुपीज देगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से टोटल दे देगा वो ₹13। क्लियर? अगर एक आदमी 10 किलोमीटर जाता है, टोटल 10 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर का जो चार्ज लगेगा वो 8 रुपये लगेगा। बाकी कितने किलोमीटर बचे, 9 किलोमीटर्स, तो 9 किलोमीटर्स के 5 रुपये के हिसाब से वो पैसे देगा। तो 9 4 जा कैसे हो जाएगा, 5 × 9, दैट इज टोटल आ जाएगा 45 + 8 ₹53। क्लियर ना? तो इस तरह से वो 53 रुपये दे देगा। क्लियर? चलिए, खैर हम पर्टिकुलर इस तरह से बात नहीं करते हो कितने किलोमीटर जा रहा है। तो उसने दिया है कि डिस्टेंस को x किलोमीटर कंसिडर करो और टोटल जो फेयर है y रुपीज कंसिडर करो, और इसको फिर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो क्वेश्चन को। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस एक आदमी ने x किलोमीटर डिस्टेंस तय करी, कितनी किलोमीटर, x किलोमीटर। देखिए x किलोमीटर यानी कि ना 10 किलोमीटर ना 20 किलोमीटर, उसने x किलोमीटर डिस्टेंस तय करी, क्योंकि हमारे पास फिक्स नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, उस टैक्सी से। ठीक, तो इसलिए जो फिक्स नहीं होता उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो हमने वेरिएबल ले लिया x की। कोई आदमी x किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर, x किलोमीटर, तो कितना किराया लगेगा। अब x किलोमीटर को हम x किलोमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले किलोमीटर के 8 रुपये हैं और उसके बाद के जो किलोमीटर्स हैं उनके 5-5 रुपये हैं। क्लियर? तो फर्स्ट किलोमीटर यानी कि हमने x किलोमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के बाद जो किलोमीटर्स बचेंगे वो, यानी कि x किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस x - 1 किलोमीटर। ये आप देख लेना ये कैसे लिखा है। तो मैंने क्या किया, x किलोमीटर से 1 किलोमीटर अलग निकाल लिए। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर अलग निकाल लिए तो कितने किलोमीटर बचे, अब टोटल x थे, 1 किलोमीटर हटा दिए, तो हटाने का मतलब माइनस कर दिए, तो कितने किलोमीटर बचेंगे, x - 1 किलोमीटर बचेंगे। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब इस किलोमीटर के टोटल फेयर कितना लगेगा, टोटल फेयर कितना लगेगा, टोटल फेयर जो लगेगा ₹8। ठीक है, और इतने किलोमीटर से कितने लेंगे, 5 से इंटू कर देंगे, तो ₹5 × x - 1 इतने रुपीस लगेंगे टोटल। क्योंकि अभी हमने क्या किया था, 10 किलोमीटर किया था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा करूँ, 10 किलोमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 किलोमीटर और 9 किलोमीटर, ऐसे ही था। 9 कैसा आया, 10 - 1 करके 9 आया, जैसे x - 1 करके x - 1 आया। अब इसके कितने बचे, 8 रुपये हुए, इसके कितने हुए, 9 × 5, यानी कि ये जो कितने किलोमीटर आएंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फेयर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोबारा देखो इस चीज़ को मैं एक बार और फिर से बता रहा हूँ, यानी 2 केसेस आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा
मतलब माइंड लगता भी नहीं है और लग भी जाता है। मैंने 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 किलोमीटर और 10 - 1 यानी कि 9 किलोमीटर। कैसा आया? 10 - 1 करके आया, ध्यान रखना। इसमें से इसको माइनस किया तो 9 आया, ठीक है। ये पावर लग गई, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो ठीक है। 10 - 1 = 9 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके कितने रुपए लगेंगे? इसके लगेंगे ₹8। और इसके कितने लगेंगे? प्लस कर देंगे यहाँ पे ₹9 थे ना, यानी जितने किलोमीटर यहाँ होंगे इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 9, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा ₹53। तो ये तो हुआ मैंने 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकाला। अगर मैं x किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकालूँ तो x को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक 1 किलोमीटर और दूसरा x - 1। अब x में से 1 माइनस हो नहीं सकता, यहाँ तो 10 में से 1 माइनस हो गया तो 9 आ गया, तो यहाँ x में से 1 माइनस होगा ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, x - 1। अब इसके कितने रुपये लगेंगे? इसके तो फिक्स है, ₹8 लगेंगे, ठीक है। इसके कितने लगेंगे? मैंने भी बताया 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹5 × x - 1 रुपीज़ लगेंगे। पीछे प्लस का साइन लगा देंगे तो ये टोटल फेयर आ जाएगा हमारा, क्लियर ना। ये आ जाएगा टोटल फेयर, और टोटल फेयर गिवन भी है। टोटल फेयर कितना है? टोटल फेयर y भी है, तो y को हम इसके इक्वल रख देंगे और एक लीनियर इक्वेशन हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे ग्राफ आप लोग बनाए लोगे, ग्राफ की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लिखने का तरीका, यानी गिवन है टोटल फेयर, तो हम भी टोटल फेयर निकालेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिख देंगे फॉर x किलोमीटर, ठीक है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर = ₹8। पहले किलोमीटर के कितने रुपए लगे? ₹8, ठीक है। अब लिखेंगे फेयर फॉर रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने किलोमीटर बचे? रिमेनिंग कितने बचे? x - 1 किलोमीटर, ठीक है, x - 1 किलोमीटर, या फेयर फॉर 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखो, फर्स्ट नहीं लिखते, 1 लिखते हैं। फेयर फॉर 1 किलोमीटर = फेयर फॉर 1 किलोमीटर = ₹8, और फेयर फॉर रिमेनिंग x - 1 किलोमीटर = ₹5 × x - 1 ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी जगह कम हो रह गई मेरे पास, चलो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ₹5 × x - क्लियर। तो टोटल फेयर आ जाएगा, टोटल फेयर = ये फेयर की स्पेलिंग गलत होगी, टोटल फेयर = आ गया ₹8 प्लस 5 × x - 1। ये टोटल फेयर आया अपने अकॉर्डिंग, हमने निकाला। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये नोट कर लेना, ऊपर की लाइन में रफ कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल फेयर = ₹y है, y गिवन है, ठीक है। हमने कितना निकाला? ये। तो इम्प्लाइज दैट का साइन लगाओ, इसका मतलब है कि 8 प्लस 5 × x - 1 किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल आ गया। इसको लीनियर इक्वेशन बना देंगे हम सही से करके, इसको रफ कर दे रहा हूँ नीचे से। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की x में होकर जाएगी 5x, और -5 की 1 में भी होगी तो 5 आ जाएगा = y। ये 8 - 5 ऑपरेट हो जाएंगे क्योंकि ये नॉन वेरिएबल्स है, तो 8 - 5 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 5x पॉजिटिव और +3 = y। y को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ जाएगा 5x - y + 3 = 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, जो कि ax + by + c = 0 की फॉर्म में भी है, ठीक है। तो हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई, इसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लेना, इसका ग्राफ जरूर बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ द वर्क done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units 0 unit, ठीक है। देखो क्या कहा इसने, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो वर्क डन है, एक बॉडी ने जो वर्क किया, नहीं फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन मैथमेटिक्स में आ गया, इसमें पूरा दे दिया कि जो वर्क होता है, वर्क जिसको हम W से शो करते हैं, ठीक है। W जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय यानी कि वो जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि W जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरह से। ठीक है, तो हम वर्क, ये तो फिजिक्स की लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, वर्क को W लिखा, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में मैं वर्क को y लिखूंगा और डिस्टेंस को x लिखूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो लेट द तो लिखूंगा लेट द वर्क डन इज डिनोटेड बाय y and distance traveled by the body is x। ठीक है, डिस्टेंस को हमने x मान लिया और जो वर्क डन है उसको हमने y मान लिया। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। ठीक है, y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अब जब हम फिजिक्स का रूल बता रहा हूँ, अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लग जाता है। किसका साइन? इक्वल टू का। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है के एक्स, मैंने कांस्टेंट लगा दिया के एक्स के इंटू में के, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, ये लिख देंगे हम साइड में। ठीक है, इसके साइड में लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट करके, वेयर, ये यहाँ पे वेयर के इज कांस्टेंट। क्लियर। चलिए, तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन आया वो आया y इक्वल टू के एक्स। क्लियर, y इक्वल टू के एक्स आ गया। उसने बोला है कि कांस्टेंट जो लेना है, आगे लिखा हुआ भी है कि 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बताओ और ग्राफ भी खींचो, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करो ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कांस्टेंट जो फोर्स है वो 5 यूनिट्स लेना है, यानी कि लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k is equal to 5 units, so y is equal to क्या आ गया हमारा 5x आ गया। क्लियर। चलिए, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर दें, y is equal to 5x का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर, इसका ग्राफ कर दे रहा हूँ और y is equal to 5x का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, ये वो जो y is equal to 5x लिखा था इसमें लिख देना नीचे, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है y इक्वल टू 5x, तो हमें 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बता रखा पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ जब 0 करूँगा तो y इक्वल टू भी 0 आएगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आ जाएगा, एक सॉल्यूशन होगा हमारा 0,0। क्लियर, एक सॉल्यूशन आ जाएगा 0,0। अब जब y भी 0 आ गया तो दूसरा सॉल्यूशन y को 0 लेके नहीं लेंगे, क्योंकि अगर y को 0 लूंगा तो x भी 0 आएगा, तो यही सॉल्यूशन आएगा सिम। तो हम कुछ और अनदर लेंगे। ठीक है, पुट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, या x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, सॉरी। ठीक है, x इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1 दैट इज 10, दैट इज 5। क्लियर, तो सॉल्यूशन जो आया ये आ गया हमारा 1,5। तो 2 वैल्यू आ गई हमारी, 2 सॉल्यूशंस आ गए 0, 0, 1, 5। अब इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, 1, 5 और 0, 0 का 0, 0 तो ओरिजिन होता है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। क्लियर, तो एक पॉइंट है 0, 0, तो 0, 0 पॉइंट तो ये होगा, ओरिजिन ही हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। ये चेंज कर लेता हूँ, ये अरे वो क्या रहा है,
ये पॉइंट आ गया हमारा 0 0, यानी एक तो पॉइंट यही हो गया 0 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और एक हो जाएगा हमारा 1,5, तो 1 तो ये हो गया 1, और फिर इधर पे 5 चलना है मुझे वाई एक्सिस पे, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी, क्लियर ना, ये लाइन आ जाएगी, क्लियर। नेमिंग इनकी जरूर कर देना, नेमिंग हमेशा करनी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ये लाइन ए और ये लाइन बी, क्लियर। तो ये लाइन आ गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन, जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना था वो करना है, ठीक है। इसके बाद इसने एक और चीज़ पूछी है कि फाइंड ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अच्छा, एक और बात है, एक्स एक्सिस पे हम क्या थी, हमारी डिस्टेंस थी, ये क्या थी हमारी डिस्टेंस, ये तो हमारी डिस्टेंस थी। और वाई एक्सिस पे हमारा क्या था, ये वर्क था, ये था हमारा वर्क डन, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो उसने कहा अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो तो वर्क बताइए कितना होगा। तो अगर डिस्टेंस 2 यूनिट, यहाँ पे ये 2 यूनिट है, तो वर्क कितना होगा, इसके ठीक ऊपर देख लो ग्राफ कहाँ मिल रहा होगा। तो इसके ऊपर ग्राफ जो मिलेगा वो सीधा 10 पे मिलेगा, कितने, कहाँ पे, 10 पे मिलेगा। तो व्हेन अपना ग्राफ बनाना है, मेरा तो पूरा नहीं बन पाया, आपको पूरा बनाना है 10 तक, ठीक है। तो व्हेन डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, देन वर्क डन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप। और सेकंड है इसका, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 यूनिट्स, देन वर्क डन कितना होगा, 0 तो यहाँ है, तो 0 पे वर्क डन भी 0 है, वर्क डन इज इक्वल टू 0 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर में लिख देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। यामिनी और फातिमा 9th क्लास की 2 बच्चे हैं। तो टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, और दोनों ने 100 रुपये कंट्रीब्यूट किए टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। पीएम यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है उसमें उन्होंने 100 रुपये डोनेट किए टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, यानी कि भूकंप आया होगा कहीं, तो भूकंप से जो पीड़ित लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए दान दिए उन्होंने 100 रुपये। जैसे अभी पीएम मोदी ने भी हेल्प की थी ना, उससे कोविड-19 की वजह से, तो इसी तरह से उन्होंने भी 100 रुपीज़ का डोनेशन दिया। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डेटा। तो इस डेटा को सेटिस्फाई करने के लिए लीनियर इक्वेशन निकालनी है। यू मे टेक द कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। तो अभी यामिनी और फातिमा दोनों ने 100 रुपये दिए, ये तो नहीं पता किसने कितने दिए। हो सकता है यामिनी ने 99 रुपीज़ दिए हो, उसने 1 रुपया दिया हो, या दोनों ने 50-50 दिया हो, या 40-60 दिए हो, या 92-8 दिए हो, ठीक है ना। एक ने 92 रुपीज़ दिए हो, एक ने 8 रुपीज़ दिए हो। तो कुछ नहीं कह सकते कि किसने कितने दिए। तो हम मान लेंगे कि यामिनी ने X रुपये कंट्रीब्यूट किए और फातिमा ने Y रुपीज़। तो हम मान लेंगे लेट यामिनी डोनेटेड, ठीक है ना, डोनेटेड इज इक्वल टू ₹X एंड फातिमा डोनेटेड ₹Y। देन X प्लस Y, दोनों ने कितने दिए, चलिए, देन बोथ कंट्रीब्यूट या बोथ डोनेटेड कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो उन्होंने कितने कंट्रीब्यूट किए, इज इक्वल टू ₹X प्लस Y, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने कितने दिए थे, ₹100, तो 100 के इक्वल रख देंगे। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन, X प्लस वाई इज इक्वल टू 100। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो सभी ने कर लिया होगा, आई थिंक सो। चलिए, तो मैंने बता दिया, और इसका ग्राफ भी आप लोग ड्रॉ कर दोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, in countries like US and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ये कह रहा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, उसमें जो टेम्परेचर है उसको फारेनहाइट में मेजर करते हैं। फारेनहाइट में, फारेनहाइट जो है टेम्परेचर की ही एक यूनिट है। क्लियर? लेकिन इंडिया जैसे देशों में क्या होता है, इंडिया जैसे देशों में ये सेल्सियस में मतलब मेजर करते हैं। ठीक है, तो फारेनहाइट और सेल्सियस, यानी सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए या फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यानी इन्होंने इक्वेशन लिखी है F = 9/5 × C + 32। ठीक है, तो कह रहा सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे सी एक्सिस, क्योंकि इसमें सी है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे ले लेंगे सी, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे ले लेंगे हम एफ। ठीक है, यानी कि इस पे सी की वैल्यू रखेंगे, इस पे एफ की। तो यहाँ से वही सॉल्यूशन बनाने वाली बात है। तो ये तो ग्राफ है, अभी सॉल्यूशन बनाने वाली बात है। सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, पुट करेंगे सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो एफ की वैल्यू डायरेक्टली आएगी 32। तो सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा C, 32, क्योंकि मैं C जो है एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स वाला पहले आता है। चलिए, उसके बाद अब अगर मैं f पर 0 रखता हूँ, पुट F = 0, तो F = 0 रख के आ जाएगा 9/5 C + 32 = 0, और सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा C की वैल्यू -160/9, जो कि मतलब एक इंटीजर नहीं है, और मोस्टली जो वैल्यू लो ना तो वो इंटीजर में लेनी चाहिए। तो इसलिए F = 0, सॉल्यूशन निकाल लो, नो प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये -160/9, 0 आ जाएगा। ठीक है, /9, ये पोन में 9 है, जरा बन नहीं पा रहा, स्क्रीन छोटी पड़ गई। ठीक है, -160/9, 0 आ गया। लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब तुम्हें रिप्रेजेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं तो कर दूंगा, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी पॉइंट्स में, क्योंकि एक्यूरेट भी नहीं आता। ठीक है, तो सी की वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं, सी की ऐसी वैल्यू रख लो जो एफ की वैल्यू थोड़ी इंटीजर में आ जाए। तो मैं रख रहा हूँ सी की वैल्यू रख रहा हूँ 5। ठीक है, पुट C = 5, क्यों रखा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 9 × 5/5 + 32, तो कैंसिल हो जाएगा, और 32 9 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 39। तो जो पॉइंट आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5,39। तो ग्राफ पे ड्रॉ कर देना, एक तो हो जाएगा हमारा 0,32 सॉल्यूशन, और एक हो जाएगा हमारा 5,39। तो दोनों को मिला के आप लोग ड्रॉ कर देना ग्राफ, बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट इसका जो है पार्ट वो प्रूफ हो गया। इसके बाद इसने सेकंड पूछा है, सेकंड में कहा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, यानी टेम्परेचर जो है यानी सी की वैल्यू 30 डिग्री हो, क्योंकि इसने सेल्सियस पूछा तो सी की वैल्यू लेंगे। उसने कहा है कि अगर टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि सी की वैल्यू 30 हो, तो फारेनहाइट में क्या होगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे 30 रख देना वैल्यू, F = आ जाएगा 9 × 30/5, या फ्रॉम द ग्राफ भी आप लोग देख सकते हो कि 30 के ऊपर F कहाँ पे कट करती है, यानी कि जो ग्राफ हमने बनाया, जो लाइन हमने बनाई, वो देखना है 30 के ऊपर कहाँ पे कट हो रही है। ठीक है, तो जब 5 6 जा 6 5 जा कितने होते हैं 54, और 54 को 32 में ऐड करोगे तो आप लोग ये आएगा 6 और 8, यानी 86 फारेनहाइट आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है इसका, इफ द टेम्परेचर 95 फारेनहाइट, यानी एफ की वैल्यू दे रखी है 95, तो सेल्सियस में निकाल देना, यहाँ पे 95 रख दोगे और सी की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी एक बार सी की वैल्यू 0 लेके एफ की वैल्यू निकालनी है, और एक बार एफ की वैल्यू 0 लेके सी की वैल्यू निकालनी है, जो कि मैं अभी निकाल के दिखाई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, सी की वैल्यू 0 लेके एफ की वैल्यू 32 आई थी, और एफ की वैल्यू 0 लेके
सी की वैल्यू आई थी -160/9, ठीक है ना, तो ये आई थी। अच्छा, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कह रहा कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी है जो सेल्सियस में भी इतना ही हो और फ़ारेनहाइट में भी इतना है। तो हम देखते हैं, मान लेंगे कि हाँ एक ऐसा टेम्परेचर है जो एफ और सी दोनों में सेम है। तो हम मान लेंगे लेट एफ इजकल टू सी, मान लेंगे एफ और सी दोनों आपस में इक्वल है, यानी ऐसा टेम्परेचर मान लेंगे तो दोनों इक्वल है और उसको एक्स के इक्वल डाल लेना। तो यहाँ पे इक्वेशन में डालेंगे एक्स इजकल टू 9/5 एक्स प्लस 32। क्लियर। चलिए, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको एक्स की और ले जा लेंगे, 9/5 एक्स इजकल टू 32। इसको सॉल्व करूँगा फ्रैक्शनली, 5x यानी एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 9x इजकल टू 32। 5x में से 9x माइनस हो क्या जाएगा -4x, और 5 चला जाएगा 32 की मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 160। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4 से डिवाइड हो जाएगा 40, तो -40 डिग्री सेल्सियस बोल दो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो, बात एक ही है। यानी 40 डिग्री -40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी इक्वल होता है। ठीक है ना, तो -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जो फ़ारेनहाइट में भी इतना ही है और सेल्सियस में भी इतना ही है। चाहे तो आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। अगर मैं सी की वैल्यू -40 रखूँ तो एफ की वैल्यू -40 आएगी, देखना जरा रख के। एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू -40 प्लस 32, 5 8 जा 40 और 8 9 जा 72 आ जाएंगे, -72 प्लस 32 और -72 प्लस 32 होते हैं -40। तो एफ की वैल्यू भी कितनी आई है -40, सी की वैल्यू कितनी रखी थी -40। तो -40 टेम्परेचर ऐसा है जो सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी इक्वल है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज तुम्हारे लिए होमवर्क यही है कि इन क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और जो इसमें नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना, और इन क्वेश्चंस के जो ग्राफ मैंने नहीं बनाए हैं वो ग्राफ आपको एज अ होमवर्क बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स।